हेलो एवरीवन, फ्यूचर साइट चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम टेस्ट 2 के क्वेश्चन 71 से लेकर 80 तक कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 70 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं वो पॉलिटी के सेक्शन से रिलेटेड हैं और प्रीलिम्स 2023 की ये टेस्ट सीरीज़ हैं। ठीक है, देखते हैं 71st क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट इज़ डिसाइडेड बाय, मतलब जो हाई कोर्ट हैं होते हैं स्टेट्स में, उनकी स्ट्रेंथ किसके द्वारा डिसाइड करी जाती है? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट या फिर गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, स्टेट्स में जो हाई कोर्ट होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो एक्सक्लूसिव हो सकते हैं या फिर कॉमन हाई कोर्ट। एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट का मतलब क्या है कि किसी एक स्टेट का एक ही हाई कोर्ट, और कॉमन का मतलब है एक से ज़्यादा स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन हाई कोर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है वो पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स का हाई कोर्ट है। और एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो ये है एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट का एग्जाम्पल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होगी ये स्पेसिफाई नहीं करा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है कि हाई कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा और उसके अलावा उतने जजेस होंगे जितने कि प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन करे जाएंगे। और प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे? फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्कलोड। जितना भी वर्कलोड होगा किसी हाई कोर्ट पर, उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रेसिडेंट इसे जो है इस स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट एंड लीव्स इट टू द डिस्क्रिएशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्कलोड। 72वां क्वेश्चन, रिसेंटली सीन इन द न्यूज ईस्टर्न ब्रिज 6 इज एन एयर फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। देखो, हाल ही में मतलब जो ये एक्सरसाइज हुई थी फरवरी के टाइम का ये करंट अफेयर्स था। तो ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज जो कि एक एयर फोर्स एक्सरसाइज थी, वो किन किन कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट करी गई थी? इंडिया एंड, ऑप्शंस में है थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और ओमान। तो इसका सही आंसर है डी, ये एक्सरसाइज इंडिया और ओमान की एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट करी गई थी। ओमान की रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान और इंडिया की इंडियन एयरफोर्स, इनके बीच में इन दोनों जो एयर फोर्सेज हैं, इन दोनों कंट्रीज़ के एयर फोर्सेज ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, ओमान। अगला क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। 73rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है तो हम स्टार मार्क कर लेते हैं। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट इज डिस्चार्जिंग फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, जब भी वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट काम करता है, प्रेसिडेंट के पद पर जो है वो काम करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या नहीं हैं, तो ये सभी के बारे में यहाँ पे पूछा है। पहला है, ही एन्जॉयज ऑल इम्यूनिटीज विच आर अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। ही continues to perform the duties of chairman of Rajya Sabha. He can pardon the sentence of a court martial. He can promulgate ordinances on the advice of Council of Minister. देखो, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के पद पर को कब ग्रहण कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट की जगह वो कब बैठ सकता है? तो दो केसेस हैं, या तो प्रेसिडेंट जो है वो वैकेंट हो प्रेसिडेंट की सीट, या फिर प्रेसिडेंट जो है वो एब्सेंट हो। ठीक है, तो इन केसेस में तो जब भी प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होगी तो जल्द से जल्द उस पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तो प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट कौन काम करता है? वाइस प्रेसिडेंट। और सेम है एब्सेंट के केस में, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जो है एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो इस स्थिति में जब ये वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के पद पर काम करते हैं तो उन्हें कौन कौन सी इम्यूनिटीज़, कौन कौन सी पावर्स जो है उन्हें मिलती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन और पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ही एंजॉयज ऑल इम्यूनिटीज़ विच आर अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट के रूप में उनके ऑफिशियल एक्ट, मतलब जो उसके औपचारिक कार्य हैं, आधिकारिक कार्य हैं, उनको करते समय उन्हें सारी की सारी सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो कि प्रेसिडेंट को भी मिलते हैं। दूसरा, ही कॉन्टिन्यूज टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब भी कोई वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद पर काम करता है, तो प्रेसिडेंट की जगह पर काम करता है, तो उस समय पर उसे राज्यसभा का चेयरमैन जो है, तो उस समय पर वह राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम नहीं करता है। तो कौन अध्यक्षता करता है ऐसे में? राज्यसभा की डिप्टी चेयरमैन। क्यों? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के
राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, और जब राज्यसभा के चेयरमैन जो है वो अध्यक्षता नहीं करेंगे तो कौन करता है, डिप्टी चेयरमैन। तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सी इनमें से करेक्ट नहीं है। फिर है ही कैन पार्डन द सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट मार्शल, ये भी स्टेटमेंट सही है। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है अध्यादेश भी जारी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कर सकता है, जब वो एज अ प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को कर रहा होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इनमें से जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है और यही हमारा एक्चुअल में आंसर है। एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या दिया है, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ही एंजॉयज ऑल द इम्यूनिटीज, all the powers and privileges of the president, ठीक है। while acting as president or discharging the functions of president, the vice president does not perform the duties of the office of chairman of Rajya Sabha. During this period those duties are performed by the deputy chairman of Rajya Sabha, ठीक है। 74th क्वेश्चन है पेसा एक्ट के बारे में, जो कि 1996 में लाया गया था। Consider the following statements with reference to the provisions of the Panchayats Extension to Scheduled Areas Act 1996। पेसा एक्ट भी इसको बोलते हैं। देखो, हमें ये पता है कि 1992 में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1992 का, उसके द्वारा हमारे संविधान में 11th शेड्यूल को, 11वीं अनुसूची को ऐड करा गया था, और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनको दी गई थी। और आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O, इनमें किससे रिलेटेड प्रोविज़न है, पंचायत से रिलेटेड। लेकिन इनमें से जो आर्टिकल 243M है वो इसके एक्सेप्शंस की बात करता है कि जो 11th शेड्यूल है उसके प्रोविज़न जो है कि किन किन स्टेट्स में लागू नहीं होंगे, ये उसकी बात करता है। तो आर्टिकल 243M में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, मतलब 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो एग्जम्प्ट करता है 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ को। कौन से एरियाज़ को, 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ को फ्रॉम पार्ट 9 या फिर शेड्यूल 11, ठीक है, फ्रॉम पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को वो शेड्यूल्ड एरियाज़ में भी, शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ में भी जो है वो एक्सटेंड कर सकती है, और जो अगर ये एक्सटेंड करेगी तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। कि जब भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रूरल एरियाज़ में लागू करा गया था, मतलब स्टेट्स में, तो उसके लिए 73वां संविधान संशोधन करा गया। लेकिन जब इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को शेड्यूल्ड एरियाज़ में या फिर ट्राइबल एरियाज़ में अगर लागू करा जाएगा, इसके जो प्रोविजंस हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, तो क्या उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे थी, नहीं, उसको विदाउट अमेंडमेंट जो है इंट्रोड्यूस करा जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। और ये जो एक्सेप्शन है शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज़ के, शेड्यूल्ड एरिया के आर्टिकल 243 क्लोज M में ये दिए हैं। यहाँ पे क्या पहली स्टेटमेंट क्या दी है कि द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली, कि जो पेसा एक्ट के प्रोविजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इवन जो पेसा एक्ट के प्रोविजन है वो 5th शेड्यूल के लिए हैं, और 5th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं आते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए प्रोविज़न जो है वो 6th शेड्यूल में है, और वो भी AMTM, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए 6th शेड्यूल में प्रोविज़न है। तो फिर 5th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स हैं, 5th शेड्यूल में 10 स्टेट्स हैं, और 10 में से उनमें से नॉर्थ ईस्ट स्टेट नहीं है। नॉर्थ स्टेट है, एक है हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा यहाँ पे है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो ये जो 10 स्टेट्स हैं ये हैं 5th शेड्यूल में, और इन सभी पर जो है वो पेसा एक्ट के प्रोविज़न जो है वो लागू होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आर द नोडल मिनिस्ट्रीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ अंडर दिस एक्ट। देखो, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो है नहीं, सारे ये स्टेट हैं, ठीक है। एक एक्सेप्शन है कि हिमाचल प्रदेश भी इसमें है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पेसा एक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 74th का D इज़ द राइट आंसर। कौन सी भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। इसमें पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो D है, नीदर 1 नॉर 2। 75th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है।
देखो हमने पीछे क्वेश्चंस में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के बारे में भी पढ़ा था। तो ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है और फाइनेंशियल कमेटी है, ये सभी किसका पार्ट है? ये परमानेंट कमेटीज़ है, ना कि एडहॉक कमेटीज़। और फाइनेंशियल कमेटीज़ में हमने 3 टाइप की पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा एस्टिमेट्स कमेटी और तीसरा हमने कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ऐसे करके हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो एस्टिमेट्स कमेटी है ये फाइनेंशियल कमेटी का एक पार्ट है, जो कि फर्दर एक स्टैंडिंग कमेटी है, और इसी के बारे में इस क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी। इसको एक कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी या फिर स्थायी मितव्यता समिति भी इसको बोल सकते हैं, इसे बोला जाता है। सिंस इट एग्जामाइंस ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स थ्रू आउट द ईयर, और ये जो है वो सभी मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट्स को थ्रू आउट द ईयर जो है वो एग्जामाइन कर देती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। देखो ये फैक्ट तो सही है कि इसको कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी बोलते हैं, लेकिन ये साल में पूरा साल सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की इंक्वायरी कर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट, तो ये जो फैक्ट है वो गलत है। इसको कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एग्जामाइन करती है एस्टिमेट्स को। कौन से एस्टिमेट्स को? जो कि बजट में इंक्लूड होते हैं, और उसके अलावा ये सजेस्ट करती है इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब ये सुझाव देती है कि किस तरह से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो लोक व्यय है, उनको कैसे करा जाए ताकि उनको कॉस्टली इफेक्टिव तरीके से करा जा सके। तो एक इफेक्टिवनेस का सुझाव ये कमेटीज जो हैं वो देती हैं, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी कमेटी यानी कि स्थायी मितव्यता समिति भी बोला जाता है। और ये पूरा साल जो है वो सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की इंक्वायरी नहीं करती, उनको एग्जामाइन करने का काम ये नहीं करती। एक साल में फ्यू मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स को ही ये एग्जामाइन कर पाती हैं, और वो भी ऑन रोटेशन बेसिस। ठीक है, और सभी मिनिस्ट्रीज को कवर करने में ये साल लगा देती हैं, कई साल लगा देती हैं। दूसरी स्टेटमेंट है इट एग्जामाइंस द बजट एस्टिमेट्स ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जब भी बजट पर जो है पार्लियामेंट में वोट हो जाती है, उसके बाद ही ये एस्टिमेट्स को जो है वो एग्जामाइन करती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पूछा गया था कि कैरेक्टर स्टेटमेंट कौन सी है, तो 75 का बी इज़ द राइट आंसर। उसके अलावा क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? देखो एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स। ई ऐसे बनता है और 3 ऐसे बनता है, तो 30 मेंबर्स इसमें है, और सारे के सारे मेंबर जो हैं वो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा से क्यों होते हैं इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि ये जो कमेटी है वो बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है, और जो बजट है कहीं ना कहीं वो मनी बिल से रिलेटेड होता है, और मनी बिल पर किसको ज़्यादा राइट होते हैं? किसको राइट होते हैं? लोकसभा को। यही रीज़न है कि एस्टिमेट्स कमेटी में सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं। क्या ये मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं या फिर इलेक्टेड? देखो ये सभी मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। किसके थ्रू इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके द्वारा जो है ये मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। वहीं हमने जो है एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में भी पढ़ा था, और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ में जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट करे जाते थे, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी, वहाँ से नॉमिनेटेड मेंबर थे। एस्टिमेट्स कमेटी है वो फाइनेंशियल कमेटी का पार्ट है, जो कि फर्दर एक स्टैंडिंग कमेटी ही है। तो ये था इसके बारे में, एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में। तो सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। 76th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जोनल काउंसिल्स इन इंडिया। इंडिया में जो ये जोनल काउंसिल हैं, जो क्षेत्रीय परिषद हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट है। पहली में पूछा गया है कि दे आर स्टेटरी बॉडीज। ये जो है स्टेटरी बॉडीज हैं क्रिएटेड अंडर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। 1976 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा इनको जो है वो क्रिएट करा गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल्स। यूनियन होम मिनिस्टर सभी जोनल काउंसिल के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखो एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या दिया है, जोनल काउंसिल्स आर द स्टेटरी एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये वैधानिक निकाय हैं, स्टेटरी बॉडीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक निकाय ये नहीं है। दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा इनको एस्टेब्लिश करा गया था। द एक्ट डिवाइडेड द कंट्री इनटू 5 जोन्स। ये जो एक्ट है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, इसने पूरे देश को 5 जोन्स में बांट दिया। कौन कौन से 5 जोन? कौन कौन से? नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और
सदर्न जोन, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड अ जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन, और हर एक जोन के लिए 5 जोन है। मतलब जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 है, इसने पूरे कंट्री को इन 5 जोन्स में बांट दिया और सभी जोन्स के लिए एक जो है जोनल काउंसिल प्रोवाइड करवाई गई। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है एक सेपरेट एक्ट के द्वारा जो है वो पार्लियामेंट के एक सेपरेट एक्ट के द्वारा क्रिएट करी गई। कहने का मतलब है कि एक और जोनल काउंसिल है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है, लेकिन वो इस एक्ट के अंडर नहीं है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर नहीं है, उसके लिए एक अलग एक्ट के द्वारा उसको जो है वो गठित करा गया था, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971, मतलब ये तो 1956 में और ये 1971 में, ठीक है। तो इसके लिए जो है जो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, इसके लिए ये जो है सेपरेट एक्ट के अंडर इसको एस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है। द यूनियन होम मिनिस्टर इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ ऑल द जोनल काउंसिल्स। सभी जोनल काउंसिल के लिए जो अभी हमने पढ़ी हैं, सेंट्रल, नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इन जोनल काउंसिल्स के लिए एक कॉमन चेयरमैन होगा, वो कौन? यूनियन होम मिनिस्टर। ऑब्जेक्टिव क्या था इन जोनल काउंसिल का? द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ जोनल काउंसिल, द जोनल काउंसिल्स एम एट प्रोवाइडिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंटर, ठीक है। स्टेट्स के बीच में, यूनियन टेरिटरीज और सेंटर के बीच में कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ठीक है, इनके सहयोग को, इनके कोऑपरेशन को, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। उसके अलावा क्या इसका ऑब्जेक्टिव था? दे डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशन। ये जो जोनल काउंसिल है वो डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करती हैं और रिकमेंडेशन देती हैं, किसके रिगार्डिंग मैटर्स लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड सो ऑन। फिर है दे आर ओनली डेलिब्रेटिव एंड एडवाइजरी बॉडीज। मतलब जो ये जोनल काउंसिल है वो सिर्फ डेलिब्रेटिव बॉडीज हैं, मतलब सिर्फ विचार विमर्श के लिए इनको गठित करा जाता है, डिस्कशन के लिए रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी जाती हैं, और ये एडवाइजरी बॉडीज हैं, ठीक है, मतलब कोई बाइंडिंग नहीं है इनकी रिकमेंडेशन। फिर है एज पर सेक्शन 17(1) ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, each zonal council shall meet at such time as the chairman of the council may decide। मतलब जितनी भी ये काउंसिल हमने पढ़ी, इन सभी को की जो मीटिंग होगी वो उस टाइम पर होगी जैसा कि निर्धारित करा जाएगा बाय द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। उसके अलावा जो पंची कमीशन है, पंची कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि जोनल काउंसिल को जो है वो साल में कम से कम 2 बार, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर जो है वो मिलना चाहिए, विद एन एजेंडा प्रोपोज्ड बाय द स्टेट्स concerned to maximize coordination and promote harmonization of policies and action having interstate ramifications, ठीक है। तो ये था जोनल काउंसिल के बारे में 76th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस बारे में है। तो 77th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ जजेस के रिमूवल के बारे में ये क्वेश्चंस हैं। 2 स्टेटमेंट है, उनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहली है द जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के जजेस को उन्हीं ग्राउंड्स पर हटाया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और वो ग्राउंड कौन कौन से हैं? 2 ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। दूसरी स्टेटमेंट है वियोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज। अभी हमने पढ़ा कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ये 2 ग्राउंड्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी और हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। वियोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की अवहेलना करना, उल्लंघन करना, ये जो है किसके लिए ग्राउंड है? ये है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, ना कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली। देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनका रिमूवल की जो प्रोसेस है वो सेम है। हमारे संविधान के आर्टिकल 124 के क्लोज 4 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के बारे में दिया है, और आर्टिकल 218 में किसके बारे में प्रोसीजर दिया है? हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के बारे में, ठीक है। हाई कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो रिमूवल की जो प्रोसेस है ना उसके बारे में मेंशन करा गया है। आर्टिकल 124 में इट मेंशन द प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस को मेंशन करा गया है, लेकिन इस प्रोसेस की जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पे नहीं दी है। आर्टिकल 124 में इन डिटेल्स को दिया गया है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट में इस प्रोसेस की, रिमूवल प्रोसेस की डिटेल्स को दिया है। याद रखना है
124 में तो इट मेंशन द प्रोसेस, सिर्फ प्रोसेस को मेंशन करा गया है, लेकिन उसकी डिटेल्स क्या होंगी, पूरा विवरण जो है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में दिया है। ठीक है, तो किन ग्राउंड्स पर रिमूवल होना है हमने देख लिया, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। कैसे रिमूव करा जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? पहली बात तो ये कि एक रिमूवल मोशन जो है वो लाया जाएगा या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। अगर लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के 100 मेंबर्स और राज्यसभा के 50 मेंबर्स, इनके द्वारा ये मोशन जो है वो लाया जाएगा। उसके बाद स्पीकर, लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, इनकी जो है ये या तो उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं या एडमिट कर सकते हैं। अगर मान लो इन्होंने उस रिमूवल मोशन को एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो है वो उसे इंक्वायरी कमेटी के पास भेजेंगे। एक इंक्वायरी कमेटी गठित करी जाएगी जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, उसके पास जो है वो इस रिमूवल मोशन को भेजा जाएगा। तो उसके पास जो है इसे भेजा जाएगा। कमेटी में कौन कौन होंगे? एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, और एक जो है वो एमिनेंट जूरिस्ट होगा। तो ये जो मेंबर्स है वो इंक्वायरी कमेटी में होंगे। तो जब भी इंक्वायरी कमेटी के पास इसे भेजा जाएगा तो इंक्वायरी कमेटी जो है इस पर जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो हाउस के पास भेजेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लोकसभा का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जब भी इसे भेजा जाता है फिर उस पर वोटिंग होती है उस हाउस में। ठीक है, उस रिमूवल मोशन पर वोटिंग होती है, जिसे स्पेशल 2 मेजोरिटी से, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एज वेल एज टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजोरिटी एज वेल एज 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब ये दोनों ही जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। को स्पेशल 2 टाइप की मेजोरिटी भी बोलते हैं। इसके बाद इस मोशन को दूसरे हाउस में भेजा जाएगा, जैसे इस एग्जांपल में राज्यसभा में उसे भेजा जाएगा, और सेम प्रोसेस से वहाँ पे भी स्पेशल 2 टाइप की मेजोरिटी से उसे मेंबर्स के द्वारा पास किया जाना जरूरी है। उसके बाद अगर ये पास हो जाता है तो उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, और फिर जो है लास्ट में प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। 78th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज? हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। 2 स्टेटमेंट दी हैं, बताना है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सही आंसर इनमें से कौन सा है? देखो, हम आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक, ये जो आर्टिकल्स है ना, ये यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। इसके जस्ट बाद जो आर्टिकल है 243, उसमें हम पंचायती राज भी पढ़ते हैं, उनके सब क्लोज में म्यूनसिपलिटीज़ भी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी। और आर्टिकल 244 ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड हैं। तो आर्टिकल 2 जो ये हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 240 में, आर्टिकल 241 में। आर्टिकल 241 में इनसे रिलेटेड प्रोविजन जो है वो दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट है कि द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 239AA। देखो, जो आर्टिकल 239AA है उसमें क्या दिया गया है, उसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, मतलब जो दिल्ली है, दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उससे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन वहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कि ये दिया है कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी होगी और इसमें जो है एक लेजिस्लेचर भी होगा इसका। ठीक है, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे एक यहाँ पे जो असेंबली है वो पाई जाती है, जो लोअर हाउस होता है। ठीक है, किसी स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोअर हाउस है उसमें जो दिल्ली है, दिल्ली की अपनी एक लेजिस्लेचर है। तो ये जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 239AA में दिए हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं उनमें हाई कोर्ट होगा या नहीं, उससे रिलेटेड प्रोविज़न आर्टिकल 241 में है। तो दिल्ली के लिए अलग से ऐसा नहीं है कि 239AA में होंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है पहली गलत है। तो फिर कहाँ पे प्रोविज़न है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के? ये है दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 में। इसको एनेक्ट करके जो है एस्टेब्लिश करा गया था दिल्ली में हाई कोर्ट को। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर है एस्टेब्लिशिंग अ हाई कोर्ट ऑफ फॉर अ यूनियन टेरिटरी वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि अगर किसी यूनियन टेरिटरी में के लिए अगर हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश करना है तो क्या उसके लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत है? तो नहीं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर 1 और 2, कौन सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और इसका खुद का एक हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लक्षद्वीप का एग्जाम्पल लें तो जो हाई कोर्ट जो केरला का है वही लक्षद्वीप का भी है, मतलब एक कॉमन हाई कोर्ट इसका है। तो अगर पार्लियामेंट चाहे इसके लिए लक्षद्वीप के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाना, तो पार्लियामेंट जो है ऐसा कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा गया था।
तो अंडर आर्टिकल 241 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एस्टेब्लिश हाई कोर्ट ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी, हेंस नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। 79th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग कैबिनेट कमिटीज़। हमने कैबिनेट कमिटीज़ के काफ़ी सारी कैबिनेट कमिटीज़ को हमने पढ़ लिया। हमने डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, काफ़ी सारी कमेटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, एडहोक कमेटीज़, परमानेंट कमेटीज़, इन सभी का। तो ये जो कमेटीज़ है ना, इनको कैबिनेट कमेटी बोलते हैं। कौन सा इनमें से इसका एक पर्पज़ नहीं है? पहला है टू रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ ऑन कैबिनेट, मतलब कैबिनेट पर जो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है उसको रिड्यूस करना, तो सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। फिर टू फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज एंड इफेक्टिव डेलीगेशन, जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनका इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना और इफेक्टिव डेलीगेशन करना, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर आगे है टू गिव फेडरल कैरेक्टर टू पॉलिसी मेकिंग जो नीति निर्माण है उसको फेडरल कैरेक्टर देना। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फेडरल कैरेक्टर का मतलब क्या है? जैसे इंडिया में क्वाज़ी फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है, कहने का मतलब है कि स्टेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट होना। लेकिन जो ये कमेटी होती हैं कैबिनेट कमेटीज़, इनमें स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। या तो कैबिनेट कमेटी जो है वो सेपरेट होती हैं दोनों ही हाउसेस के लिए, लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग, या फिर इन दोनों की जॉइंट कमेटी होती हैं, वहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं होता, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती हैं। डी भी देख लेते हैं, टू शॉर्ट आउट इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रोपोजल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछा था, तो थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। 80वां क्वेश्चन, अंडर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, नो इलेक्शन टू एनी म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत कैन बी क्वेश्चनड एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। देखो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1992 में लाया गया था, उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी गई थी, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी गई थी, ठीक है, और दोनों ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। तो इनमें जो इलेक्शंस होते हैं, हमें पता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इन दोनों में ही जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, तीनों ही लेवल पर। यहाँ पे अगर हम पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, तो विलेज लेवल पर भी, इंटरमीडिएट लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, इन तीनों ही लेवल पर इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाना किसका काम है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का, मेंबर्स के भी और चेयरपर्सन के इलेक्शन कंडक्ट करवाना भी। तो ये जो इलेक्शन होते हैं ना, इन इलेक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहली बात तो ये, क्या इन इलेक्शंस को, क्या ये जो स्टेट इलेक्शन होते हैं इनसे रिलेटेड कोई अगर डिलिमिटेशन करा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का, तो क्या किसी कोर्ट में उन पर जो है क्वेश्चन उठाया जा सकता है? तो नहीं उठाया जा सकता। पहली स्टेटमेंट है, अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट टू विच द म्यूनिसिपैलिटी और द पंचायत बिलोंग्स। क्या पूछ रहे हैं? द अंडर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, नो इलेक्शन टू एनी म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत कैन बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन। तो किसी कोर्ट में तो नहीं करा जाएगा, लेकिन एक इलेक्शन पिटीशन के द्वारा अगर एक इलेक्शन पिटीशन प्रेजेंट करी जाती है तो तब जो है इस पर जो है ये अगर कोई क्वेश्चन उठाया गया है तो उसको देखा जाएगा। तो ये जो इलेक्शन पिटीशन है वो किसके आगे इसको प्रेजेंट किया जाएगा, ये पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो इसको करा जाएगा वो अथॉरिटी जिसको जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो प्रोवाइड करवाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एनी अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 बार्स, मतलब रोक लगाना, बार्स द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन द इलेक्टरल मैटर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। इट डिक्लेयर्स दैट द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट करना, और द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या फिर एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीट्स को अलॉट करना, कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन इनको नहीं करा जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन जो है वो करा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ करा जाएगा अगर कोई निर्वाचन याचिका, निर्वाचन अर्जी अगर डाली गई हो, किसके आगे? एक ऐसी अथॉरिटी, सच अथॉरिटी एंड इन सच अ मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और ये जो सेम प्रोविजन है, ये जो प्रोविजन है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए है, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हैं सेम प्रोविजंस। 81st क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, मतलब जो राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। पहली स्टेटमेंट है ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। फिर दूसरा है इलेक्शन फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ राज्यसभा आर हेल्ड एवरी थर्ड ईयर। जो इलेक्शन है वो एवरी थर्ड ईयर जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, पहली भी और सेकंड भी। इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नोर टू। अब ऐसा क्यों है देख लेते हैं। देखो जो राज्यसभा के इलेक्शंस हैं उसमें किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरी का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज और नॉमिनेटेड मेंबर्स, ऐसे होते हैं राज्यसभा में मेंबर्स। ठीक है, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से होता है। जो स्टेट से जो मेंबर होते हैं राज्यसभा में, स्टेट से जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है। देखो इन सभी का इलेक्शंस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ऐसे इलेक्शन इनका होता है। और जो स्टेट्स को जो मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका इलेक्शन कौन करेंगे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा इनको इलेक्ट करा जाएगा। ध्यान रखना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, कहने का मतलब है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे नहीं है और ना ही यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ना तो इलेक्टेड और ना ही नॉमिनेटेड, कौन से भी यहाँ पे मेंबर्स नहीं है। देखो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों नहीं है, इसका एक रीज़न ये भी है कि सिर्फ आज के टाइम पे सिर्फ 6 ही स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स वो भी वही पार्टिसिपेट करेंगे और वही स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज कैसे होगा, देखो यूनियन टेरिटरीज का यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक इलेक्ट्रल कॉलेज बनाया जाएगा, इलेक्ट्रल कॉलेज स्पेशल इसी पर्पज के लिए। और वो इलेक्ट्रल कॉलेज है उसके द्वारा यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको इलेक्ट करा जाएगा राज्यसभा के लिए। नॉमिनेटेड मेंबर्स, हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। किस फील्ड से, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, इस फील्ड से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में। तो ये है राज्यसभा में मेंबर्स कहाँ से इलेक्ट होते हैं उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी हमने पढ़ा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, ऑल मेंबर्स नहीं आएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर इलेक्शन फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ राज्यसभा आर हेल्ड एवरी थर्ड ईयर। राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं उनके लिए जो वैकेंट सीट हैं उसके इलेक्शंस हर एक तीसरे साल में होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि हर एक दूसरे साल एवरी 2 ईयर, इन एवरी 2 ईयर्स 1/3 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म। वो अपनी कंप्लीट 1/3 मेंबर जो है हर दूसरे साल जो है अपनी टर्म कंप्लीट करते हैं, इसलिए इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी सेकेंड ईयर, हर एक दूसरे साल इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और जो ये अलॉटमेंट है ना सीट्स का, जो अभी हमने पढ़ा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स करके हमने पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में, तो ये किस स्टेट को कितनी सीट मिलेंगी राज्यसभा में ये कहाँ पे दिया गया है, ये जो है वो फिक्स करा जाता है बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना है 4th शेड्यूल इसके बारे में है। तो इसका आंसर है डी, नीदर 1 नॉर 2। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज चेयर्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग। जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चेयर करी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऐसा क्यों, जो ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट है ना, इसकी स्थापना कब करी गई थी, इसको सेटअप करा गया था 1954 में। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंडर, अंडर आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो खुद में किससे रिलेटेड है, इंटर स्टेट काउंसिल से ये रिलेटेड है। तो 1954 में प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करा गया था, सेटअप करा गया था। 1954 में करा गया था। तो 1958 तक क्या था कि दोनों ही रूरल एरियाज की लोकल गवर्नमेंट भी और अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी, दोनों के मैटर्स को जो है ये देखता था। ठीक है, दोनों के मैटर्स जो है इसके द्वारा देखे जाते थे सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन 1958 के बाद सिर्फ अर्बन लोकल गवर्नमेंट का काम है, जो है जो मैटर्स हैं ये इसके द्वारा डील किए जाने लगे। और इसमें क्या कौन कौन होंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट में, इसमें होते हैं सेंट्रल लेवल पर अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और स्टेट्स के लेवल पर इसमें सेंटर से तो कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और स्टेट से मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
मिनिस्टर्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, और इसको चेयर कौन करता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट को, ये मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। 83rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस की कौन सी एसेंशियल, स्थायी शासन की कौन सी एक एसेंशियल फीचर नहीं है। पहला है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजनरी। सिटीजन का इससे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ये स्टेटमेंट सही है। इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जो जवाबदेही होती है वो इंक्रीज होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो पर्पस है लोकल गवर्नेंस का वो सेंट्रलाइजेशन नहीं है, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज, जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना, उनको गाँव के लेवल तक भी पहुँचाना। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सिर्फ तीसरी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। यहाँ पे पूछा था कि नॉट करेक्ट कौन सी है, तो हम स्टार मार्क करेंगे, नॉट करेक्ट पूछा है और ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं। 84th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। यूनाइटेड नेशन की जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 की, इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। देखो, हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि जो ये यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन है इसको और किस नाम से जानते हैं, जेनेवा कन्वेंशन ऑफ जुलाई 1951। ठीक है, जेनेवा कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। और 1951 की कन्वेंशन है और 1967 में, और इसकी एक प्रोटोकॉल भी है, 1967 की एक प्रोटोकॉल भी है इस कन्वेंशन की। और इन दोनों को ही ना तो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को और ना ही इसकी प्रोटोकॉल को इंडिया ने जो है वो साइन नहीं करा है, ये हमें फैक्ट याद रखना है। आगे क्या पूछा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द कोर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट which asserted that a refugee should not be returned to a country where they face serious threats to their life or freedom। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, वो नॉन रिफॉल्वमेंट जो है वो उसका एक कोर प्रिंसिपल है। नॉन रिफॉल्वमेंट इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी देश से इंडिया में रिफ्यूजी आए। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान से इंडिया में रिफ्यूजी आए। ठीक है, और इंडिया जो है वो नॉन रिफॉल्वमेंट को फॉलो करता है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और जिस भी देश से ये आए हैं तो इंडिया उन्हें वापस नहीं भेज सकता अगर उस कंट्री में जहाँ से ये आए हैं उनकी लाइफ को और फ्रीडम को सीरियस थ्रेट होता है। ये है नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल, जो कि यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन का एक कोर प्रिंसिपल है। ये स्टेटमेंट सही है। ऑल्दो इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन नहीं करा है, हमें ये याद रखना है, और ना ही 1967 की इसकी प्रोटोकॉल को साइन करा है। फिर है, इट हैज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड द टर्म रिफ्यूजी एंड एनीवन कैन डिक्लेयर हिम या हर सेल्फ एज अ रिफ्यूजी विदाउट एनी वेरिफिकेशन। देखो, इस कन्वेंशन ने, जो कि 1951 की कन्वेंशन है, इन्होंने रिफ्यूजी को डिफाइन करा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इन्होंने लिखा है कि नॉट क्लियरली डिफाइंस द टर्म रिफ्यूजी एंड एनीवन कैन डिक्लेयर हिमसेल्फ या हर सेल्फ एज अ रिफ्यूजी। नहीं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसके बाद ही जो है उन्हें किसी व्यक्ति को रिफ्यूजी घोषित करा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज़ रेटिफाइड द कन्वेंशन इन 2010। देखो, इंडिया ने अभी तक इस कन्वेंशन को जो है वो साइन नहीं करा है, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है। इसका सिर्फ पहली स्टेटमेंट इसकी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84th का 1 ओनली, क्योंकि ये पूछा था विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 85th क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड की ड्यूटीज कौन कौन सी हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड को कब एस्टेब्लिश करा गया था। कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, पार्लियामेंट का एक एक्ट था, पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, और उसके द्वारा ही इसे फॉर्मली जो है वो एस्टेब्लिश करा गया था इंडियन कोस्ट गार्ड को। इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या हैं। पहला दिया है कि प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। मरीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, और उसके साथ ही मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करना और प्रिवेंट करना भी इसकी ड्यूटी है। उसके अलावा असिस्टिंग द कस्टम्स एंड अदर अथॉरिटीज़ इन एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस। एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में कस्टम्स को, जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसकी सहायता करना भी इसकी ड्यूटी है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या ड्यूटीज़ इसकी हैं, जैसे कि फिशरमैन का प्रोटेक्शन करना, जो मछुआरे होते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं कोस्टल एरियाज़ में, और
असिस्टेंस देना फिशरमैन को अगर कोई समुद्र में कोई संकट आ जाता है वो, तो ये सभी जो है इसकी ड्यूटीज़ हैं। 86 क्वेश्चन, पेयर्स को यहाँ पे मैच करना है। एक साइड तो फेस्टिवल दिए हैं, दूसरी साइड स्टेट्स दिए हैं। पहला है व्यंजना द्वादशी, मेदाराम जात्रा और न्योकुम। देखो जो व्यंजना द्वादशी है, क्या वो ओडिशा में सेलिब्रेट करा जाता है? तो ये स्टेटमेंट सही है, व्यंजना द्वादशी ओडिशा में सेलिब्रेट करा जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये वैष्णव जो संप्रदाय है उसके लोगों के द्वारा, वैष्णवास यानी कि वैष्णव संप्रदाय के लोगों के द्वारा इसे सेलिब्रेट करा जाता है। कब किया जाता है? ऑन द 12th डे ऑफ द ब्राइट लूनार फेज ऑफ द मून इन द मंथ ऑफ मार्गशीर्ष, इन द मंथ ऑफ मार्गशीर्ष ऑफ द हिंदू कैलेंडर। ठीक है, इसमें जो है वैरायटी ऑफ फूड बनाए जाते हैं और बैलेंस्ड डाइट को, न्यूट्रिशन को, इनको जो है इस व्रत की के समान जो है वो माना जाता है। फिर है यानी कि व्यंजना द्वादशी उड़ीसा का है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल, ये जो पेयर है वो सही है, मैचिंग। फिर है मेदाराम जात्रा केरला, मेदाराम जात्रा जो है वो केरला का नहीं है, ये तेलंगाना में सेलिब्रेट करा जाता है, तो ये पेयर गलत है। तेलंगाना में 2 साल में एक बार इसको सेलिब्रेट करा जाता है, इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। कब कौन सी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? इसे कोया ट्राइब के द्वारा, तेलंगाना में कोया ट्राइब के द्वारा ये 4 दिन तक इसे मनाया जाता है। फिर है न्योकुम, न्योकुम अरुणाचल प्रदेश में फेस्टिवल मनाया जाता है। ये स्टेटमेंट, ये जो पेयर है वो बिल्कुल सही मैचिंग है। ये अरुणाचल प्रदेश की जो नेशी ट्राइब है ना, अरुणाचल प्रदेश की नेशी ट्राइब के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो पहला और तीसरा डीज का सही आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ये पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। अगर यहाँ पे जैसे इंडिया का मैप बनाएं तो अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम को और व्यंजना द्वादशी को उड़ीसा में और मेदाराम जात्रा को तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। 87th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। पहला है अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन 6 महीने तक, 6 मंथ तक अगर वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, कोई वो एमएलए नहीं है, तो तब भी वो 6 महीने तक किसी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर रह सकता है। लेकिन विद इन दीज 6 मंथ उसे जो है इसकी जो सीट है, किसी सीट पर जो है इलेक्शन जीतना पड़ेगा, अदरवाइज जो है इसकी चीफ मिनिस्टर की जो ये पद है उसको सीज कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट पहली गलत है। 6 मंथ तक जो है वो विदाउट बीइंग एनी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वो इस पद पर, चीफ मिनिस्टर के पद पर रह सकता है। फिर है ही या सी शुड बी ऑफ अ मिनिमम एज ऑफ 30 ईयर्स टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, कि किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उसकी जो मिनिमम एज है, कम से कम जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे 25 ईयर्स आएगा। लोकसभा के केस में भी हम क्या पढ़ते हैं, 25 ईयर्स, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए भी एज 25 ईयर्स ही है मिनिमम एज, और चीफ मिनिस्टर के केस में 25 ईयर्स। और जो ये प्रोविज़न है ना कि 6 मंथ तक रह सकता है, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 164 के क्लोज 4 में दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे क्या पूछा था, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर नॉट करेक्ट पूछा था। नॉट करेक्ट पूछा था, तो कौन सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 88th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू स्टेट गवर्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो स्टेट गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 155 में इसके बारे में प्रोविजन दिए गए हैं। कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को? गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और जो ये प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं, ये प्रोविज़न जो है हमने कहाँ से लिया है, ये हमने बोरो करा है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और गवर्नर की जो ये पोस्ट है, ऑफिस है गवर्नर का, इसको कहाँ से अडॉप्ट करा है? इसको अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ऑफिस ऑफ गवर्नर कहाँ से अडॉप्ट करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट जो कि आर्टिकल 155 में दिया है कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट के गवर्नर को अपॉइंट करेंगे, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो करा है। ठीक है, आगे क्या दिया है कि मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट जो अभी अभी हमने पढ़ा, क्या वो कनाडा से अडॉप्ट करा गया है? तो ये स्टेटमेंट सही है, कनाडा से इसे अडॉप्ट करा गया है, हमने कनाडा से बोरो करा है। फिर द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। क्या कोई एक व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था, लेकिन 1956 में जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ ना, उसमें ये कहा गया कि कोई भी जो सेम पर्सन है वो एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि क्या पूछा था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हैं, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सी इज़ द राइट आंसर।
89th क्वेश्चन, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इमीडिएटली इनटू इफेक्ट। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लाई जाती है, वो कब से प्रभावी होती है। देखो हम इसको ऐसे यहाँ पे देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाने होते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या करते हैं, वो शेड्यूल ऑफ इलेक्शन को अनाउंस करते हैं, मतलब चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करी जाती है कमीशन के द्वारा। तो जब भी इस चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करी जाती है उसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी प्रभावी हो जाती है। और इसके कुछ हफ्ते के बाद ही एक नोटिफिकेशन के थ्रू फॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है इलेक्शन की। फॉर्मल प्रोसेस फॉर द इलेक्शन स्टार्ट हो जाती है कुछ ही हफ्ते के बाद एक नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो कब होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट, कब इफेक्टिव होती है, जब जो है अनाउंसमेंट हो जाती है शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस की बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि वंस द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस। तो हाँ, यही स्टेटमेंट हमारी सही है। जब भी इलेक्शन कमीशन जो है शेड्यूल ऑफ इलेक्शन यानी कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हैं तो तभी से ये इफेक्टिव हो जाती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो हमारा आंसर ये है। 90वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर इज नेम्ड नरसिंह मेहताई इन द ऑनर ऑफ नरसिंह मेहता, हु वाज ही। देखो जब भी ये न्यूज़ में था, आई थिंक फरवरी या मार्च के महीने में ये न्यूज़ में था, तो उस टाइम पर एक जो नरसिंह मेहता है उसके नाम पर एक स्पाइडर का नाम रखा गया, नरसिंह मेहताई। तो ये जो नरसिंह मेहता है वो कौन थे, 4 स्टेटमेंट्स दी हैं। अ बिजनेसमैन फ्रॉम बॉम्बे हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, अ वैष्णवेट सन एंड अ पायनियर ऑफ गुजराती लिटरेचर, अ फेमस पेंटर ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, और अ प्रिंसली स्टेट रूलर काठियावाड़। तो इसका सही आंसर है बी, ये एक वैष्णवेट संत थे जो कि गुजराती लिटरेचर के एक अग्रणी संत ये माने जाते हैं। कार्यकाल के बारे में देखें तो 15th सेंचुरी से ये रिलेटेड है। ये 15वीं शताब्दी के कवि रहे हैं जो कि लॉर्ड कृष्णा के भक्त थे, और ये कॉन्टेम्परेरी किसके थे, मीराबाई के। ये मीराबाई के कॉन्टेम्परेरी थे और गुजराती लिटरेचर के ये आदि कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है, गुजराती लिटरेचर से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ये था इनके बारे में 90th क्वेश्चन नरसिंह मेहता जी के बारे में। आगे चलते हैं। तो 91st क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद रेफरेंस टू द बजटरी प्रोसेस इन इंडिया एप्रोप्रिएशन बिल रेफर्स टू। इंडिया में जो बजटरी प्रोसेस है उसमें एप्रोप्रिएशन बिल है, उसमें एक एप्रोप्रिएशन बिल को भी पास करा जाता है। तो इस एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, बताना है कि कौन सी करेक्ट है। 4 ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो, अथोराइजेशन ऑफ द विड्रॉवल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टैक्सेशन प्रोपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बाय मिनिस्टर्स, या फिर प्रोविजन टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस फॉर अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका सही आंसर है ए, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत सरकार की जो संचित निधि है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर उससे धन को एप्रोप्रिएशन करना है, अगर इस निधि से, संचित निधि से धन का विनियोग अगर करना है तो वो केवल तभी करा जा सकता है जब एप्रोप्रिएशन बिल को एनेक्ट किया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कैसे याद करेंगे, ए फॉर एप्रोप्रिएशन बिल और ए फॉर एथोराइजेशन ऑफ द विड्रॉवल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एथोराइजेशन मतलब ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है ना, ये कोई अथॉरिटी देता है, कोई अधिकार देता है। ठीक है, क्या देता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन का विनियोग जो है वो किया जा सकता है, और वो तभी किया जाएगा जब इस एप्रोप्रिएशन बिल को एनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन देखते हैं, 92nd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि हिज प्रियर एसेंट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड मनी बिल। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ना, वो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रियर एसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जो मनी बिल है ना, मनी बिल में क्या है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले लोकसभा को क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की एसेंट जरूरी होती है मनी बिल के केस में। तो ये स्टेटमेंट जो है वो पार्शियली गलत है, और आधी सही है और आधी ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए प्रियर एसेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मनी बिल के लिए है। दूसरी स्टेटमेंट की ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द राज्यसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। देखो, पहली बात तो ये कि जो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को, 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करा जाता था, वो राज्यसभा के लिए तो नहीं था, वो था लोकसभा के लिए। लेकिन 2019 में 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। उसके बाद क्या हुआ, 2020 से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो ये सीट्स रिजर्व करी जाती थी ना लोकसभा में, अब उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो 92nd यहाँ पे पूछा था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो कौन सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है। डी आंसर हो जाएगा, नीदर 1 नॉर 2।
और जो ये राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन है ना, वो तो 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन करा जाता है, 2 का नहीं 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में, जो कि किस फील्ड से होते हैं, जिन्हें स्पेशल नॉलेज होती है आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में या फिर सोशल सर्विसेज में, ठीक है। वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए तो लोकसभा में या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें प्रोविजन ये था। 93rd क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपीज और एमएलएज कौन से, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, तो उन्हें जो है कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें संसदीय विशेषाधिकार भी बोलते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेंशन करी गई हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से मेंशन करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, हम कई सारे हम प्रिविलेजेस के बारे में पढ़ते हैं, उनमें से कुछ तो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कुछ तो है मेंशन। कौन कौन से हैं? सिर्फ दो जो प्रिविलेजेस हैं उनको मेंशन करा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट या फिर इसकी किसी कमेटी में बोलने की स्वतंत्रता, और दूसरा राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, मतलब इसकी जो कार्यवाही है उनको पब्लिश करने का राइट। ये दो, एक तो देखो जो ये स्पीच है वो तो एस से स्टार्ट होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये पब्लिकेशन वाला पी से, तो एस और पी ये दोनों वाले स्पष्ट रूप से मेंशन करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन उसके अलावा और जो प्रिविलेजेस बच गए ना, अदर प्रिविलेजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि जो एमपीज हैं या फिर एमएलएज हैं, उन्हें जब भी जो सेशन होता है किसी हाउस का, उस सेशन के दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उन्हें सिविल केसेस के लिए उन्हें गिरफ्तार नहीं करा जा सकता है। ये भी उनकी एक प्रिविलेजेस है। इसके अलावा हम और कौन सी प्रिविलेज पढ़ते हैं, जैसे कि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस या फिर हाई कोर्ट के बारे में भी, कि उनकी किसी भी प्रोसीडिंग जो है वो हाई कोर्ट में जो है उन्हें किसी भी प्रोसीडिंग के लिए या फिर उन्होंने कुछ बोला है उन पर कार्यवाही जो है वो नहीं करी जा सकती। तो ये जो अदर प्रिविलेजेस है ना, तो फिर ये मेंशन कहाँ पे है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दो अभी प्रिविलेज हमने देखे, स्पीच वाला एक पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स वाला, इनको तो स्पष्ट रूप से मेंशन करा गया है। लेकिन जो अदर प्रिविलेजेस बच गए ना, उनके लिए ये बोला गया है कि वो प्रिविलेजेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए वही होंगे जो कि ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ना, ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके मेंबर्स को जो दिए गए हैं वो इन्हें भी दिए जाएंगे। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में लाया गया, उसमें एक प्रोविज़न क्या किया गया, उसमें जो ब्रिटेन से रेफरेंस था ना, कि जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स को जो प्रिविलेजेस हैं वही जो है इंडिया के केस में भी होंगे लागू। ब्रिटेन का ये रेफरेंस जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ख़त्म कर दिया, और क्या लिखा गया, ये लिखा गया कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जो ये अदर प्रिविलेजेस हैं वही प्रिविलेजेस मिलेंगे जो कि उन्हें स्टार्टिंग से मिल रहे हैं। स्टार्टिंग से कब? 26 जनवरी 1950 से, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से। और वो कौन से थे? वो वही थे जो कि ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके मेंबर्स को मिले हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि हालांकि ये चीज़ तो सेम रही, लेकिन जो ब्रिटेन से सीधा रेफरेंस था ना, उसको खत्म करके ऐसा बोला गया कि जो स्टार्टिंग से चले आ रहे हैं वही होंगे, ठीक है, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि पहला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, तो हाँ, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से मेंशन इसे करा गया है। कौन से आर्टिकल में? अंडर आर्टिकल 105। फिर दूसरा है राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, ये भी स्टेटमेंट सही है, एसबी और पीबी दोनों ही जो है मेंशन करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, देखो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, अगर हाउस की मतलब सदन की अगर अवहेलना करी जाती है, उसका अवमानना करी जाती है, तो पनिश करने का राइट होता है उन व्यक्तियों को। तो ये स्टेटमेंट जो है ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज तो है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। यहाँ पे पूछा क्या था कि मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही मेंशन है, ये वाले। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ए सही आंसर है। 94th क्वेश्चन इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में क्वेश्चन है। देखो, इंटर स्टेट काउंसिल का जो प्रोविज़न है हमारे संविधान के आर्टिकल 263 में है। वहाँ पे बोला गया है कि जब भी प्रेसिडेंट को ज़रूरत लगे, जब भी प्रेसिडेंट को ये ज़रूरी लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाना ज़रूरी है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर पास करके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि आर्टिकल 263 कंटेम्पलेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल टू इफेक्ट कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट्स
एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि सेंटर और स्टेट के बीच में और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए, सहयोग को बनाए रखने के लिए इसे एस्टेब्लिश करा जाता है। फिर है द डिसीजंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर। ये स्टेटमेंट भी सही है। जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके जो डिसीजन हैं, उसकी जो रिकमेंडेशन है ना, वो सिर्फ सलाहकारी नेचर की होती हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। और जो ये इंटर स्टेट काउंसिल है वो लीगल और नॉन लीगल कंट्रोवर्सीज, मतलब सेंटर या स्टेट में या फिर स्टेट या स्टेट्स के बीच में लीगल कंट्रोवर्सी हो या फिर नॉन लीगल कंट्रोवर्सी हो, दोनों ही केस में ये जो है एडवाइस दे सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है ना, अंडर आर्टिकल 131, उसमें क्या है कि स्टेट्स या सेंटर या स्टेट्स, इन सब के बीच में अगर डिस्प्यूट होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? पहली बात तो ये कि उन्हें फेडरल डिस्प्यूट बोला जाता है, और वो लीगल कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है, लीगल कंट्रोवर्सी अगर हुई हो ना, तभी सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे जो है ये एक्शन लेते हैं, तभी जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसीजन देते हैं, और ये डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है, लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल के डिसीजन जो है वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर के होते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। 95th क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट विद रिगार्ड टू डिस्कशंस इन द पार्लियामेंट। देखो, पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होते हैं ना, डे टू डे जो कार्यवाहियाँ होती हैं पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक तो 0R के बारे में पूछा है और क्वेश्चन आर के बारे में। देखो, जो भी ये डिस्कशन होता है ना पार्लियामेंट में, मान लो ये पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसकी ये एक सीटिंग है। सीटिंग मतलब अगर मान लो पार्लियामेंट का कोई सेशन चल रहा है, फॉर एग्जांपल मॉनसून सेशन चल रहा है, उसकी सीटिंग होती है, तो एक दिन में क्या है, यहाँ पे बीच में मान लो लंच टाइम है, 2 घंटे पहले और लंच के 4 घंटे के बाद, ऐसे डिवाइड ही होता है। लंच के पहले वाले टाइम को मॉर्निंग सीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग सीटिंग। और बाद वाले टाइम को, लंच के बाद वाले टाइम को पोस्ट लंच सीटिंग बोलते हैं, जो कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक होती है, और ये 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होती है, और 1 बजे से लेकर 2 के बीच में लंच टाइम होता है। तो जो ये 0R ये क्वेश्चन आ रहा है, ये कब होते हैं? ये होते हैं 11 से 1 के बीच में। जो पहला R होता है ना, पहला R 11 से लेकर 12 तक, जो पहला R है 11 से लेकर 12 तक, वो तो होता है क्वेश्चन R। ये जो है रूल बुक में भी मेंशन है। लेकिन जो 0R है ना, वो 12 से 1 बजे तक है, लेकिन इसके बारे में रूल बुक में ये मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन R के बारे में रूल बुक। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग द 0R कौन सा? जो कि क्वेश्चन R के बाद आता है। ठीक है, 12 से लेकर 1 बजे तक। ड्यूरिंग द 0R, इस टाइम में द मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर। ये स्टेटमेंट सही है, दैट दे थिंक इज इम्पोर्टेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 0R के टाइम पे जो मेंबर्स हैं वो कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं जो उन्हें ज़रूरी लगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मिनिस्टर्स के लिए इन क्वेश्चंस का आंसर देना, लेकिन मिनिस्टर्स जो हैं इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई। लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसके केस में मिनिस्टर्स आर बाउंड टू गिव ओरल आंसर्स टू ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। पहली वाली स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, क्वेश्चन आर में हम क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन आर में हम स्टार्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, या फिर नोटिस देके क्वेश्चन देना, 10 डेज का नोटिस, 21 डेज का नोटिस देके। तो इनमें से जो स्टार्ट क्वेश्चन है और अनस्टार्ड जो नोटिस वाली क्वेश्चन है ना, उन दोनों के केस में ओरल आंसर दिया जाता है। लेकिन अनस्टार्ड क्वेश्चन के केस में रिटर्न रिप्लाईज दिए जाते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा। तो सभी के लिए ओरल आंसर्स ये गलत हो जाता है, अनस्टार्ड के लिए रिटर्न आंसर्स दिए जाते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट सही है, ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द देवचा पचामी कोल माइन लोकेटेड? वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो ये देवचा पचामी कोल प्रोजेक्ट है, ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। जो वेस्ट बंगाल में जो बीरभूम कोल फील्ड है ना, जो कि एशिया का लार्जेस्ट कोल रिजर्व है और वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट कोल माइन यहाँ पे है, तो उसके साउथ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है ये देवचा पचामी, पश्चिमी बंगाल में। अगला क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 74 में दिया है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसके हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। दूसरा, इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में दिया है आर्टिकल 75 में कि प्राइम मिनिस्टर को भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स को भी किसके द्वारा अपॉइंट करा जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। पहली स्टेटमेंट क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा।
यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे 15% आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया और उसमें जो ये साइज़ है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसको रेस्ट्रिक्ट करा गया। कब तक, कहाँ तक कि किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज़ है वो लोकसभा, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के टोटल मेंबरशिप के 15% से ज़्यादा नहीं होगा। फिर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। किसके प्रति? लोकसभा। कोमल करके हमने पीछे पढ़ा था, COML। COM का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, L मतलब लोकसभा, कोमल, ठीक है। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का ये जो ये प्रिंसिपल है, ये कहाँ दिया है? ये दिया है हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में इसके बारे में दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो D सही आंसर है। करेक्ट पूछा था कि करेक्ट कौन सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट। देखो, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है इसको 3D प्रिंटिंग भी बोलते हैं और हेल्थ के सेक्टर में इसको बायो प्रिंटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया का शेयर कितना है इसमें? 1.4%। और अभी क्या करा गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक स्ट्रेटजी जारी करी गई जिनका उद्देश्य ये था कि इस शेयर को 1.4% से बढ़ाकर 5% तक किया जाए। और जो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है इसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? US का। कितना? 36%। उसके बाद यूरोपियन यूनियन 26%, चाइना 14% और इंडिया 1.4%, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट है, इंडियाज नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग किसने करी थी ये रिलीज? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एम्स टू अचीव 25% ऑफ द ग्लोबल मार्केट शेयर इन द सेक्टर। ये स्टेटमेंट गलत है। आज के टाइम पे 1.4% है और 5% तक करना इसका उद्देश्य है। फिर है, चाइनाज मार्केट शेयर इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। नहीं, चाइना का नहीं, USA का पहला है, 36% शेयर है। फिर है, ह्यूमन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स कैन बी मेड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी, कि जो ह्यूमन टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसको बायो प्रिंटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो प्रिंटिंग। जो ये बायो प्रिंटिंग है ये हेल्प करता है क्रिएट करने में, क्या क्रिएट करने में? इंट्रिकेट इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ टिश्यूज़ एंड ह्यूमन ऑर्गन्स को। उसके अलावा जो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है ये मिलिट्री, हाउसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इन फील्ड में भी इनका प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ओनली। सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट सही है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? पहला है, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा, रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसोल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ऑफिस को होल्ड करेंगे, लेकिन हाउएवर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जब मर्जी चाहे जब इन्हें हटा सकते हैं। नहीं, जब तक लोकसभा में, जब तक प्राइम मिनिस्टर का जिस भी पार्टी से चयन हुआ है, मेजोरिटी पार्टी रूल जिस पार्टी का है, जब तक लोकसभा में उसे मेजोरिटी सपोर्ट है तो तब तक प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकते हैं। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लोकसभा में, या फिर अगर लोकसभा में ये जो पार्टी है अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, खो देती है, तो या तो प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन कर दे या फिर प्रेसिडेंट जो है उन्हें डिसमिस कर देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरी, रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसोल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट सही है। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और अगर प्राइम मिनिस्टर की या तो डेथ हो जाती है या फिर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो इस केस में क्या होगा? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली डिसोल्व हो जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 एंड C। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा? मतलब कौन सी इनमें से पावर्स हैं जो केवल लोकसभा के पास हैं एक्सक्लूसिवली, राज्यसभा के पास राइट नहीं है? पहला है, वोट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो राज्यसभा है उसको केवल बजट पर डिस्कशन का राइट है। राज्यसभा केवल बजट
पर डिस्कशन कर सकती है। वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, इस पर डिमांड फॉर ग्रांट्स पर जो है वो वोट नहीं कर सकती। ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा का। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो वो कौन से भी हाउस के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा, किसी के भी द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाता है। फिर है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ये जो है वो राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, ना कि लोकसभा की। राज्यसभा कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट, राज्यसभा कैन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स अंडर आर्टिकल 312, ठीक है, अंडर आर्टिकल 312। तो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस किसका राइट है, किसकी एक्सक्लूसिव पावर है, राज्यसभा की, ना कि लोकसभा की। कहने का मतलब है कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। यहाँ पे पूछा था कि करेक्ट कौन सी है। इस तरह से हमने टेस्ट 2 के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।